अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आलमी सतह पे इसराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हाथों मुंह पे जूतियां खाने के बाद बिलाखिर इसको काउंटर करने का ये एक ज़रिया निकाला है, जो अब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो फ़लस्तीन के रिफ्यूजीज़ हैं उनकी जो मदद एक एजेंसी करती है। ना सिर्फ ये कि उनकी बेसिक नीड्स को देखती है, जिस तरह के फूड हो गया, शेल्टर हो गया, बल्कि उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह की रोड्स वगैरह की तामीर वगैरह, यानी कि उनके लिए जो मुवाफ़िक हालात पैदा करता है कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का गुजारा हो सके, इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे पनप सके। तो उस एक एजेंसी जिसको अनरा कहते हैं, उसको इसराइल ने टारगेट करना शुरू किया 24 घंटे के अंदर अंदर, जब यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका की इसराइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड के पिटीशन के अंडर यानी कि प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का फ़ैसला किया और इसराइल को सख्ती से हिदायत की कि जो गज़ा के लोग हैं उन तक फूड की और दूसरी असिस्टेंस की फ़रहमी को यकीनी बनाए, वरना ये भी यानी कि जो खुराक की फ़रहमी है इसका भी ब्लॉकेड, और दूसरी जो असिस्टेंट जो ज़िंदगी यानी कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसका ब्लॉकेड करना भी जेनोसाइड के अंदर आता है। क्योंकि अब से पहले तक तो मगरिब के ऊपर बहुत होल्ड था, और अभी ये चेंजिंग किस वजह से आई है? सोशल मीडिया की वजह से। स्पेशली सोशल मीडिया में भी क्या चीज़ किरदार अदा कर रहा है? ट्विटर, जो कि फॉर्मली अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, वरना फेसबुक हो जाए या और जिस तरह यूट्यूब वगैरह, उसके तो व्यूज़ ही डाउन हो जाते हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई बनाता है। ट्विटर के ऊपर भी ऐसा बहुत सारे है ट्रेंड्स वगैरह, अगर आप सिर्फ लिखे फ्रॉम रिवर टू सी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये टर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है कि फ़लस्तीन विल बी फ्री, कि फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने का ये एक टर्म है। इसको कहा जाता है जी ये एंटी सेमिटिज़म है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ है, तो ये टर्म लिखने पे भी आपका अकाउंट ही समझे कि वो शैडो बैन हो जाता है, उड़ जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अभी शेयर हो रही है, उसकी वजह से जो वेस्ट है, वेस्ट का आम बंदा, यानी कि मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया तो क्योंकि डीप पॉकेट्स होती है, तो इसलिए अभी भी वो उसका जो झुकाव है वो जूइश लॉबी की तरफ ही है। लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट है वहाँ का, जो एक आम यानी कि बच्चा, नौजवान नस्ल है, वो इसराइल की एक भयानक जो सूरत है, मुनाफ़क़त है, ना सिर्फ मगरिब की बल्कि इसराइल दोनों की अब वो पहचान चुका है। और इसलिए इसराइल ने इस चीज़ से परेशानी, इस जो कह ले कि उसके मुंह पे एक जूती लगी है, बेइज्जती हुई है, कि पूरी दुनिया में अब ये खबर जो चल रही थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जेनोसाइड की पिटीशन को काबिल समाअत करार दे दिया है, इससे तवज्जो हटाने के लिए एकदम से एक ये नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें कहा गया जो ये उनरा है, एक फ़लाई तंजीम है जो फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ की, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन की जो इमदाद वगैरह करती है, उनकी देखभाल करती है, उसके ख़िलाफ़ इसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इसके जी बंदे जो हैं वो 7 अक्टूबर के जो हमला हुआ है, जो हमास ने यानी कि बेसिकली लॉन्च किया था इसराइल के ख़िलाफ़, उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ही इसराइल ये ऐलान करता है, उसके बाद मगरिब, जिसमें यूएस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन वगैरह जो बड़े डोनर्स हैं, वो एकदम से अपनी इमदाद को मुअत्तल करने का ऐलान करते हैं। हालांकि वहाँ पर समझे कि एक आखिरी जो ज़रिया फ़लस्तीनियों के लिए है ज़िंदा रहने का, जो बन चुका है खुराक वगैरह के लिहाज से, वो यही एक ऑर्गेनाइजेशन बची है। लेकिन इसी के ऊपर ही हमलावर हुआ है, सिर्फ टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जो बेइज्जती होनी है आलमी मीडिया पे, उससे 24 घंटे के बाद ही यानी कि फ़ौरन से उसने ये कैंपेन लॉन्च कर दी इससे एक ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़। तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के लिए इतना कहते हैं कि कांटा क्यों बनी हुई है? क्या इसका सिर्फ ये कि एक टेंशन डाइवर्ट करने के ज़रिए, या इसके पीछे कोई और भी हिस्ट्री है? तो उस हिस्ट्री को हम देखने के लिए बिल्कुल डिटेल्स में जाएंगे कि आखिर ये तंजीम क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमें तो पता है कि जो रिफ्यूजीज़ के लिए तो यूनाइटेड नेशन की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन एचसीआर बनी हुई है, तो ये फिर उनरा क्यों है, एक अलग से बिल्कुल क्यों है फ़लस्तीनियों के लिए? हम ये भी देखेंगे ये बनी क्यों, इसकी हिस्ट्री क्या है, और अभी इसराइल और इसका आपस में क्या मसला है, और इसको ख़त्म क्यों करना चाहता है। ये सारी चीज़ें हम पॉइंट यानी कि पॉइंट्स की सूरत में देखेंगे, तो हमें समझ आएगी कि इसराइल की इसके पीछे क्या चाल है, क्यों हमलावर हुआ और क्यों मगरिब उसका साथ दे रहा है इसराइल का। तो चले इसका फिर हम आगाज़ करते हैं। इसके पहले हम सबसे चीज़ ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन UNRWA है, ये बेसिकली है क्या?
तो इस तंज़ीम की क्रिएशन यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की तरफ से 8 दिसंबर 1949 को हुई। किस वजह से? जो 1948 की इसराइल ने एक जंग मुसल्लत की, एक इल्लीगल जंग मुसल्लत की, जो फ़लस्तीनियों के ऊपर उनका लैंड के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उसमें जो 7 लाख के करीब जो लोग थे वो दर-बदर हो गए, उनके घर उनसे छीन लिए गए, उनके देहातों पे कब्ज़ा हो गया, उनको कह ले कि खुले आसमान तले इधर दर बदर भटकने पे मजबूर कर दिया गया। वो जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ थे उनके अंदर वो भागे अपनी जान बचाने के लिए। इसराइल एकदम से 1948 में जो सिविल वार शुरू हुई थी, मैं यानी कि मगरिब की बैक थी, तो उस वजह से जो 7 लाख के करीब डिस्प्लेस्ड लोग हो गए थे जिनको रिफ्यूजीज़ का स्टेटस फिर मिला। यूनाइटेड नेशन की असम्बली ने ये एक तंजीम क्रिएट की ताकि ये उनकी देखभाल कर सके, ना सिर्फ उनको फूड दे, शेल्टर दे, बल्कि उनको सोशल सर्विसेज भी दे, उनको एजुकेशन भी दे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे। लेकिन इसमें एक चीज़ और, अब जो मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड नेशन की तो ऑलरेडी एक तंजीम बनी हुई थी जिसको यूएनएचसीआर हम कहते हैं, तो फिर आखिर ये सेपरेट क्यों है? तो इसका जवाब ये है, जो इसका प्रेडिसेसर था या प्रिकर्सर, आप जो भी कह लें, कि इस तंजीम का जो रिफ्यूजीज़ को देखने के लिए था, वो पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज़ थी। और वो किस वजह से बनी थी? वो इस वजह से बनी थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो ज्यूइश को जो मार मार के यूरोप से निकाला जा रहा था और वो दर बदर भटक रहे थे, उनको रिफ्यूजीज़ का स्टेटस दे के उस तंजीम को टास्क दिया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज़ को, कि वो ज्यूइश की आबादकारी का मसला हल करे, यानी कि उनके लिए घरों की तामीर वगैरह देखे कि कहाँ उनको रिहाइश वगैरह दी जा सकती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से बनी हुई थी, इसके जवाब में यानी कि इसराइल ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए, जो हमारा यानी कि देखभाल के लिए बनाई गई थी, उसी को अब उन फ़लस्तीनियों के, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हम कैसे इस्तेमाल उन्हें दे सकते हैं। यानी कि ज्यूइश ही फिर आएंगे उन्हीं फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए जिनको खुद ही इसराइल वाले मार रहे हैं, यानी कि मौजूदा यहूदी मार के भगाने की कह रहे हैं कि वहाँ से लैंड छोड़ के भागो ताकि हम कब्ज़ा कर लें। तो ये किस तरह इसराइल को कबूल था? इसलिए उसी की ये डिमांड थी, मुतालबा था कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन रिफ्यूजीज़ की देखभाल करे। इसके जवाब में फिर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन का क़याम होता है 8 दिसंबर 1949 को। अब इसके यानी कि मैंडेट में क्या-क्या आता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन 6 मिलियन फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनकी सपोर्ट करता है। और जो इसके ऑपरेशंस है, वेस्ट बैंक में है, ईस्ट जेरूसलम में है, इसके बाद गज़ा स्ट्रिप में है, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। यानी कि मैंने आपको कहा था कि इर्द-गिर्द के जो ममालिक थे, हर ममालिक वहाँ पर जाके पनाह ली थी फ़लस्तीनियों ने, 7 लाख के करीब। वहाँ पर उनको वहाँ रिफ्यूजीज़ का यानी कि उनको फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ का स्टेटस दिया गया था। तो इसलिए फिर इसके ऑपरेशंस फ़लस्तीन से बाहर भी है, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे फ़लस्तीनी इस वक्त भाग के गए थे, जो उनकी अभी की जनरेशन्स भी आ रही है, तो उनकी देखभाल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी और इसका मैंडेट और इसके ऑपरेशन इतनी यानी कि नेबर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड करता है। लेकिन ये जो रेफ्यूज कैंप्स हैं उनको रन नहीं करती, क्योंकि इसके मैंडेट में सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता। इसलिए जो एक कैंप यानी कि बाकायदा आबाद करना है, वो इसके मैंडेट में नहीं आता। यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर कर दूँ कि जो यूनाइटेड नेशन की, मैंने आपको कहा कि यूएनएचसीआर बनी हुई है, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है ग़ालिबन, यही इसका मुख़फ़्फ़फ़ बनता है। तो इसका यानी कि जो मैंडेट है, मैंने आपको कहा था, ये भी एक बनी हुई है। और आपने स्पेशली इसको उस वजह से जानते होंगे कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ वगैरह के लिहाज से जो पाकिस्तान में हैं, जो हमारे अफ़गानी भाई आके रह रहे थे कैंप्स वगैरह में, उनकी देखभाल वगैरह के सिलसिले में ये काफ़ी, आपने इसको देखा होगा कि ये उस लिहाज से यानी कि बाकी ग्लोबली यानी कि ऑपरेशंस करती है। लेकिन इसके ऑपरेशंस में या इसके मैंडेट में जो ये हाई कमीशन है यानी कि रिफ्यूजीज़ के लिए, जो यूनाइटेड नेशन की दूसरी है, ये भी 1989 में क्रिएट हुआ था जब UNRWA हुई थी। तो लेकिन इसके जो ऑपरेशन और मैंडेट है, ये वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती, वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ नहीं कर सकती जहाँ पर UNRWA कर रही है फ़लस्तीनियों के लिए। यानी कि फ़लस्तीनियों को असिस्ट करने का मैंडेट उसके पास, यूएनएचसीआर के पास नहीं है।
अब अगर थोड़े से एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स को देख लिया जाए कि ये तंजीम अभी तक कितनी यानी कि फलाही काम कर चुकी है, तो एग्जैक्ट जो नंबर्स है कि अभी तक के जो इसके स्कूलों में 2021 के डेटा के मुताबिक जिन बच्चों की इनरोलमेंट हुई वो तादाद कुल बनती है 5,45,000। इसके अलावा जो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स है उसके थ्रू इसने जो 9,98,000 तकरीबन लोगों को फ़ायदा दिया, और उसके अलावा जो 1.7 मिलियन क्रिटिकल ह्यूमैनिटेरियन एड उन तक यानी कि पहुंचाई गई है। तो इतनी बड़ी तादाद में, और आपको ये तो पता होगा जो गज़ा है वो तो तकरीबन ही 2 मिलियन के करीब की आबादी है, तकरीबन 20 लाख के करीब। तो आप ये देखें, मैंने आपको बताया कि इसके स्कूल्स में कितनी इनरोलमेंट हुई है, 5.5 लाख के करीब की। सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स में भी आप देखें कि 4 लाख के करीब लोगों को ये असिस्ट कर चुका है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये मदद कर रही है फ़लस्तीनियों की, ये गज़ा के अंदर भी या गज़ा के बाहर भी, यानी कि फ़लस्तीन की टेरिटरी पूरी जिसको हम कहते हैं कि वेस्ट बैंक या ईस्ट जेरूसलम गज़ा, यानी कि पूरा उसको आप फ़लस्तीन समझिए, और उसके बाद जो नेबरिंग कंट्रीज़ में भी अरब में जो रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं उन सब की ये मदद कर रही है तंजीम। इसके बावजूद भी बेगैरती की हद है कि इसराइल इसके ऊपर हमलावर हुआ है। वो क्यों हुआ है वो एग्जैक्ट हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि ये तंजीम है क्या थी, क्यों बनी, इसका यानी कि कब बनी, मकसद क्या था। अब हम इससे अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर ये जो एजेंसी है UNRWA, ये आखिर फ़लस्तीनियों के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। ये गज़ा के अंदर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिलीफ प्रोवाइड करने वाली एजेंसी एक वाहिद है जो यूनाइटेड नेशन की इस वक्त काम कर रही है, यानी कि जिसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने मैंडेट दिया है। जबकि यानी कि इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से जो हमास और इसराइल की लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से एक कह ले कि बिल्कुल यानी कि कोई कि बच्चे बूढ़ों औरतों किसी का लिहाज किए बिना जो एक अंधी बम्बार्डमेंट शुरू किया, उसके नतीजे में जो तबाही हुई है सिर्फ उसका अंदाज़ा आप ये लगाए कि जब से इसराइल की बम्बार्डमेंट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक गज़ा के अंदर तकरीबन 45% जो पॉपुलेशन इनक्लेव है वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है। और जो ज़्यादातर है वो इस वक्त जो फ़लस्तीनियों की यानी कि आबादी है तकरीबन 1 मिलियन के करीब, वो अभी UNRWA के स्कूलों के अंदर उनके क्लिनिक्स और दूसरी जो उनकी अवामी यानी कि मकामात उन्होंने तामीर करके रखे हैं उधर उन्होंने पनाह ली हुई है। मैंने टोटल आबादी कितनी आपको गज़ा की बताई थी, 2 मिलियन, उनमें से 1 मिलियन के करीब जो आबादी है वो इधर पनाह लिए हुए है, यानी कि इसी तंजीम की बनाए हुए स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसके अलावा जब से नाकाबंदी शुरू की है, यानी कि एक तरफ तो जंग मुसल्लत की है, दूसरी तरफ नाकाबंदी की हुई है, यानी कि खुराक की फरहमी भी इसराइल जब मेडिकल असिस्टेंस नहीं पहुंचने दे रहा, तो तब से लेके अब तक जब से नाकाबंदी की है बम्बार्डमेंट के साथ साथ इसराइल ने, तो तकरीबन तकरीबन पूरे के पूरे गज़ा की आबादी इंटायरली इसके ऊपर रिलाई कर रही है ताकि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाए, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, और दूसरा हाइजीन की चीज़ें भी, यानी कि अब आप खुद समझ रहे होंगे। यही एजेंसी मैंने आपको कहा था कि वो काम कर रही है जिसकी वजह से इस वक्त वहाँ पे फ़लस्तीनियों को रहना मुमकिन है और उनकी एम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल करने में कोशिश कर रही है। क्योंकि वरना तो अब ये समझे कि जो गज़ा स्ट्रिप है छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी कि ये तो बिल्कुल यानी कि एक तरफ इसराइल ने इसका ब्लॉकेट किया हुआ है, दूसरी तरफ जो हमारा यानी कि इस्लामी मुल्क है जिसको हम कहते हैं मिस्र, दूसरी तरफ उसने ब्लॉकेट किया हुआ है। मिस्र में भी जो हुकूमत बैठी है वो डिक्टेटर की है और इन्हीं के पिट्ठू है, तो उन्होंने भी जो 2005 के अंदर ब्लॉकेट कर दिया था इसराइल के कहने पे अपनी तरफ से भी। उसके बाद से लेके अब तक जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ा ज़रिया फ़लस्तीनियों के लिए है जहाँ से वो कुछ पैसा कमा सक रहे हैं, वो इसी एजेंसी के स्कूलों के अंदर और जो मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ है, यानी कि बेसिक प्राइमरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनके अंदर इनरोल हो गए, और जो दूसरे सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स है तकरीबन 30,000 के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है इस एजेंसी ने। क्योंकि 2005 के बाद जब ब्लॉकेट कर दिया था मिस्र ने, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आया था, सर्ज हुआ था एकदम से, दुनिया की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वाला इलाका था वो ये गज़ा स्ट्रिप बन चुकी थी।
और दिसंबर 2023 का जो एक सर्वे किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और फ़लस्तीन स्टैटिस्टिक्स और ब्यूरो की तरफ से ग़ालिबन कि इन्होंने यानी कि मिल के किया था, उसके मुताबिक दिसंबर के महीने में जब से यानी कि जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, तकरीबन बेरोज़गारी की जो शरह है वो 66% तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इसे इसराइल ने सबका सब तबाह करके रख दिया है गज़ा के अंदर। तो उस सूरत हाल में भी जो एक उम्मीद की किरण और रोशनी की किरण है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब यही तंजीम बचती है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, वरना कुछ भी नहीं इसराइल ने छोड़ा गज़ा के अंदर तकरीबन। अगर हम बात करें डोनर्स की कि इसको कौन-कौन से यानी कि दुनिया में जो मालिक है वो दे रहे हैं और प्राइवेट तौर पर भी इसकी फ़ंडिंग की जाती है, जो कि साहिब इस्तेताल लोग हैं वो भी इसकी फ़ंडिंग करते हैं। इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाकर अगर आप भी साहिब इस्तेताल लोगों में आते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो उन ममालिक में अमेरिका का सबसे पहला नंबर आता था, उसके बाद जर्मनी है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन वगैरह, इस तरह नॉर्वे भी आता है। यूरोपीय यूनियन ये ममालिक है जो इसके सबसे बड़े डोनर्स में शुमार होते थे, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ऐलान किया जी कि ये तो दहशतगर्दों को यानी कि मामनत फराम करने वाली है, दहशतगर्दों का कब्ज़ा हो चुका है इस तंजीम के ऊपर, साथ ही यूएस ने, जर्मनी ने, स्विट्ज़रलैंड ने और जूनियर ईयू ने भी अपनी इमदाद मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी हालांकि 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इसकी इमदाद बंद कर दी थी, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में 2021 में इसकी इमदाद को दोबारा बहाल किया गया था। तो लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखे कि वो वहाँ से सीटी मारता है और पूरा का पूरा मगरिब और अमेरिका अपनी नंगी असलियत पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए आ जाता है। हाँ, एक जो काबिल तारीफ़ बात होती है उसको भी करना चाहिए कि नॉर्वे ने स्टैंड लिया और उसने कहा कि ये जुल्म है और इस तरह इमदाद एकदम से बंद कर देना है, कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है दोबारा से, यानी कि एडिशनल कलेक्टिव पनिशमेंट का एक ज़रिया है। तो आपको पता ही है जो ये जंग पहले से मुसल्लत है कि हमास की लड़ाई को पूरे के पूरे गज़ा के ऊपर ना बच्चे छोड़े हैं ना बूढ़े छोड़े, इसको कलेक्टिव पनिशमेंट का टर्म यूज़ किया जा रहा है। तो जो ये वाली अब इमदाद बंद की जा रही है, इसको एडिशनल कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जा रहा है। में डायरेक्टर है जो उनरा के इस एजेंसी के, वो इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं कि हम अपनी जो सरगर्मियां हैं यानी कि लोगों को असिस्ट करने की, इमदाद पहुंचाने की, वो फरवरी तक ही सिर्फ जारी रख सकेंगे, इससे ज़्यादा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। हालाँकि मुनाफ़िक़त का ये आलम है कि अभी तक यानी कि ये चीज़ वेरीफ़ाई नहीं हो सकी जो इसराइल ने एलिगेशंस लगाए हैं। जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक पर्सन हैं उनके बकौल के अभी तक कोई ऐसा डोज़ियर यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई शेयर नहीं किया गया यूनाइटेड नेशन के साथ जिससे ये वेरीफ़ाई हो सके जो एलिगेशन लगाए गए हैं। हालाँकि उन्होंने जो ऐलान भी किया है कि जो अगर कोई लोग इसमें इंक्वायरी यानी कि इस तंज़ीम ने की कि जो कोई इसमें मुलविस पाए गए उनको हमने उसी वक्त निकाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ तो कोई डोजियर ही नहीं इस तरह का शेयर किया गया, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं शेयर किया गया। इसके बाद ना सिर्फ उनका ये कहना है बल्कि उसके बाद जो यूके डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच है और यास्मीन अहमद, उन्होंने भी ये बताया है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है कि आखिर ऐसा कौन सा रिटर्न प्रूफ आपको दिखाया गया है, आपको मिला है जिसकी बुनियाद पर आप ये चीज़ यानी कि डिसाइड किया है कि आप सस्पेंड कर दें अपनी फ़ंडिंग को। तो अगर ऐसा कोई एविडेंशियल यानी कि प्रूफ है आपके पास कोई, तो रिटर्न में आपके पास आया है जिसकी बुनियाद पे आपने फ़ंडिंग रोकी है, तो हमसे भी वो शेयर किया रहे। लेकिन अभी तक उनसे भी ये नहीं शेयर किया गया। तो अभी तक यानी कि ये चीज़ वेरीफ़ाई नहीं हो सकी एलिगेशन से। लेकिन मैंने आपको कहा कि अबू जी की बात सुनते हुए पूरे वेस्ट ने, यूरोप ने अब तकरीबन 15 के करीब ममालिक है जिन्होंने अपनी फ़ंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया और सस्पेंड कर दी अपनी फ़ंडिंग इस तंज़ीम के लिए। इसकी जगह कोई भी जो दूसरी तंज़ीम है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, एचसीआर जो तंज़ीम मैंने यूएनएचसीआर बताई है, अगर वो आ जाए वो उसको कबूल होगा इसराइल को। लेकिन क्यों आखिर उसके आने से उसको कबूलियत क्यों होगी? अब इस पॉइंट को, और जो मैंने पहले शुरू में एक पॉइंट कहा था कि हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर इसराइल इस तंज़ीम को कमज़ोर क्यों ख़त्म करना चाह रहा है, ख़त्म क्यों करना चाहता है। तो इन दो अब चीज़ों को समझने के लिए कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर दूसरी तंज़ीम जो यूएन की बनी हुई है रिफ्यूजीज़ के लिए वो आ जाती है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, ना बाकी दुनिया को एतराज़ है, वो फंडिंग जारी कर देगी। लेकिन इस तंज़ीम से एक ख़ास क्या मसला है इसराइल को, तो अब हम ये देखते हैं कि इसको वीकर क्यों करना चाहता है। तो सबसे पहले नेतन्याहू ने
जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइली, उन्होंने फिर से यही कहा कि जी जो ये है तंजीम है, इसके ऊपर हमास का कब्ज़ा हो चुका है, इसके अंदर तो हमास के लोग शामिल हो चुके हैं। यानी कि फिर से एक्यूजेशन है इसके ऊपर लगाई गई हैं। लेकिन इस तंजीम ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से तरदीद की है, साथ ही ये बताते हुए कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ है, तकरीबन 13,000 के करीब लोगों को मुलाजमतें दी हुई है इस एजेंसी ने, और ये कहा है कि जो नेतन्याहू के जो इल्ज़ामात है ये इंतहाई भोंडे हैं, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम तो जहाँ जिस जिस ममालिक में वो काम करें, जिस जिस इलाकों में वो काम करते हैं, हम उनकी जो लिस्ट है एनुअली यानी कि सालाना बुनियादों पे हम उन्हीं जो अथॉरिटीज़ है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं उनसे शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि जो अगर वेस्ट बैंक और गज़ा में हमने उनकी जो लिस्ट है वो हमने फ़लस्तीनियन अथॉरिटीज़ से भी शेयर की हुई है, और दूसरा जो इसराइल से भी शेयर की हुई है, क्योंकि जो वहाँ की ऑक्यूपाइंग पावर्स है वो इस वक्त वो है, तो कहते हैं हमने तो सालाना बुनियादों पे लिस्टें शेयर करते हैं। फिर ये कहना कि हमास इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये एक इंतहाई भोंडा मजाक है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बारे में बात करते हुए यही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन इल्ज़ामात का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के 24 घंटे बाद सरफेस होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट की जाए किसी और मसले की तरफ, इस मसले से कि जेनोसाइड कमिट कर रहा है इसराइल, इस बात से ध्यान हटाने की ये एक साजिश है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है। इसके अलावा जो यूके के एम्बेसडर उज़्बेकिस्तान के अंदर रह चुके हैं, आप स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, उन्होंने भी इन इल्ज़ामात के बारे में ये बात की है कि एक प्रोपेगेंडा प्रोवाइड करना है, काउंटर नैरेटिव किस चीज़ के कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट आई है, और क्रेडिबिलिटी रिड्यूस करने के लिए उनरा की। और उनरा की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस क्यों करने का वो कह रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दौरान यानी कि जो हेयरिंग्स के दौरान उन्होंने साइट्स किया है, जो डाटा वगैरह फिगर वगैरह के जो फ़लस्तीनियों के ऊपर ऑन द ग्राउंड जो किस कस्म किस यानी कि हालत में वो रह रहे हैं, कितने बेयारो मददगार हैं जब से इसराइल ने ये जुल्म ढाना शुरू किया है इस वार के नतीजे में, और इससे पहले भी यानी कि इसराइल हर कुछ सालों बाद ये इसी तरह की हरकतें करता है, गज़ा के ऊपर बमबारी वगैरह करता है, फ़लस्तीनियों को मारता है। तो जो डाटा साइड किया गया है, जो स्टैटिस्टिक्स जिसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये रूलिंग दी कि जेनोसाइड कमिट करने के शवाहिद मिल रहे हैं, वो इसी यानी कि तंजीम की तरफ से प्रोवाइड करदा डाटा है। तो इसी बारे में जो यूके के एम्बेसडर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी कह रहे हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करने के लिए ये इसराइल ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है, क्योंकि जब इसकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई, यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी हिट हुई, यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी हिट अगर होती है तो उससे क्या होना है, जो ये रूलिंग्स हो रही हैं अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, बेसिकली उसको दचका पहुंचेगा। तो इतना बड़ा यानी कि प्रोपेगेंडा, एक काउंटर प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाने के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये इसराइल ने चाल चली है। लेकिन अब हम आते हैं मेन एक यानी कि इशू की तरफ कि आखिर इसराइल को इतना खौफ क्यों है इससे, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत डाटा वगैरह, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह का रेफ़र करना ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ी बहुत सिचुएशन भी समझ आए। लेकिन अब मेन चीज़ जो पॉइंट्स थे कि जिनका मैंने आपको कहा था कि इस तंजीम से इसराइल के वजूद को क्या ख़तरा है, ये तंजीम क्यों ख़त्म करना चाह रहा है। तो बेसिकली इस तंजीम का वजूद में आना ही इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। वो कैसे, क्योंकि इस तंजीम की जो बुनियाद रखी गई थी वो दो चीज़ों के ऊपर रखी गई थी। एक तो इस तंजीम का काम ये था कि इसने जो फ़लस्तीनी रिफ्यूजी स्टेटस है उसको लाइव रखना था, यानी कि ये तंजीम का मैंडेट है कि वो जो एक फ़लस्तीनी रिफ्यूजी का स्टेटस है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, कि जो भी यानी कि अभी कोई कहता है कि मेरे आबाओ अजदाद वगैरह यानी कि मेरे दादा परदादा इस तरह जो मेरे गुजर चुके हैं एंसेस्टर्स वगैरह, वो सारे यानी कि वो बताता है कि मेरा अफ़गान यानी कि मेरा फ़लस्तीन की रिफ्यूजीज़ के साथ ताल्लुक़ है, मेरे यानी कि आबाओ अजदाद को वहाँ से निकाला गया था इसराइल में जो नकबा हुआ था, जो 1948 की यानी कि वॉर थी जिसके अंदर 7 लाख के करीब डिस्प्लेस हुए थे फ़लस्तीनी दीगर अरब मुल्कों में। तो वहाँ पे जो इस वक्त रह रहे हैं आगे उन्हीं की जो नस्ल आई है, जो ये तंजीम है, उनको वो स्टेटस फिर ट्रांसफ़र जनरेशन टू जनरेशन का आ रही है। इसराइल के लिए ये टेंशन है कि ये जो तादाद है जो ये पैदा हो रहे हैं, नए से नई आबादी आ रही है, इनकी तादाद तो इसराइल के अंदर रहने वाले सेटलर्स जो कब्ज़ा ग्रुप है यानी कि उन्हीं मेन इसराइलियों से ज़्यादा हुई जा रही है। तो अगर ये स्टेटस मेंटेन रहता है
उन्हीं के बकौल के इसी तंजीम ने ये फ़लस्तीन रिफ्यूजी के स्टेटस का मसला ज़िंदा रखा हुआ है। इसी की वजह से ये स्टेटस ज़िंदा है फ़लस्तीन रिफ्यूजी का, क्योंकि उनके बकौल कोई स्टेटस रिफ्यूजी नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं जिन अरब ममालिक के अंदर ये लोग गए हैं, जो इनके आबा-ओ-अजदाद, अब जो ये यंग जनरेशन है ये उन्हीं ममालिक का हिस्सा बन जाए, यानी कि उन्हीं के ममालिक इनको नेशनैलिटी दे, अपना हिस्सा बना ले। अगर वो नेशनैलिटी नहीं देते, यही यानी कि स्टेटस उनका मेंटेन रहता है, तो इसका नुकसान क्या है कि एक तो वो रिफ्यूजी के स्टेटस को लाइव रख रहे हैं, वो जनरेशनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन साथ एक और जो पॉइंट है उन्होंने ये रखा हुआ है अपने मैंडेट में, द राइट टू रिटर्न होम के, यानी कि रिफ्यूजीज़ का राइट टू रिटर्न होम को भी वो एक अपना इस तंजीम ने मैंडेट बनाया हुआ है कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो यही तो इसराइल के लिए सबसे बड़ा सर दर्द है कि राइट टू रिटर्न होम का मतलब ये है कि ये जो अब जितने भी रिफ्यूजीज़ का स्टेटस उनको मिल चुका है, रजिस्टर्ड है इस तंजीम के साथ, अगर कल को इनको वापस अपने घरों में अपने आबा अजदाद के जाने का यानी कि ये उम्मीद रहती है, तो इसराइल कभी भी पूरे के पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात होती है वो यही है कि यानी कि अगर तो असूली तौर पे देखा जाए टू स्टेट सोल्यूशन भी बनता ही नहीं है, लेकिन जो थक हार के अरब ममालिक ने 3 जंगें हारने के बाद ये यूनाइटेड नेशन की तजवीज़ को कबूल करने का फ़ैसला किया कि टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि इसराइल भी बन जाए लेकिन फ़लस्तीनियों का भी एक मुल्क बन जाए। तो ये इस चीज़ में रुकावट है, क्योंकि अगर ये वापस आए तो इसराइल को कम अज़ कम और कुछ नहीं तो टू स्टेट सॉल्यूशन को तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो टू स्टेट सॉल्यूशन को भी नहीं मानता, वो तो कहता है जी यूनाइटेड नेशन ने दिया, हमने तो नहीं दिया ना। तो वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि फ्रॉम रिवर टू सी पूरा फ़लस्तीन के अंडर आएगा, पूरा यानी कि पूरा इसराइल के अंडर आएगा। जो फ़लस्तीन है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ़ ये पूरा का पूरा इसराइलियों का हक़ है। और इसराइली मीडिया इस चीज़ को दिखा भी रहा है कि वो ट्रकों की लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं कि जिस वक़्त जो ये बेदरेग बमबारी का सिलसिला गज़ा के अंदर ख़त्म होगा, तो जो इसराइली हैं ये फिर से सेटलर्स यानी कि इल्लीगल सेटलर्स जाएँगे, और जो मलबे के ऊपर जाके जब साफ़ होगा, जो फ़लस्तीनियों की जो गज़ा की यानी कि लोगों की रिहाइशें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। पहले भी अभी तक वेस्ट बैंक और गज़ा के ऊपर इसी तरह इन्होंने कब्ज़ा किया, वहाँ से मारते हैं, बमबारी करते हैं, शहीद करते हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों को, उनके घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो अभी भी इसराइली मीडिया दिखा रहा है कि ये लाइनों में लग के वेट कर रहे हैं कि जैसी बमबारी रुकेगी, ये फ़लस्तीन के जो हिस्से के ऊपर जो यानी कि खाली करा लिया गया है गज़ा के, उसके ऊपर ये कब्ज़ा कर लेंगे। तो बेसिकली वो ना टू स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं, ना वो फ़लस्तीन को मानते हैं, जबकि ये जो एक तंज़ीम है, इसका वजूद ही आप ये समझे कि अनडिक्लेयर्ड एक ये थर्ड पार्टी प्लेयर का किरदार अदा कर रही है। एक तो फ़लस्तीन का है, दूसरा इसराइल है, तीसरा ये जो तंज़ीम है अपने आप में एक थर्ड प्लेयर है 1949 से लेकर अब तक। इसीलिए इसराइल इस तंज़ीम को किसी भी सूरत ख़त्म करना चाहता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इस तंज़ीम का ख़त्म हो जाए तो इसराइलियों के लिए वहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, ना उनके पास पानी है, ना खुराक है, ना रिहाइश है, ना छत है। तो फिर उनका मंसूबा ही है कि यहाँ से लोग भागने पे मजबूर हो जाए, और एक बार यहाँ से खाली कर दें तो पूरे का पूरा इसराइल जो नहीं है फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपको जो गज़ा की इस वक्त सूरत हाल है उस बारे में पता चला होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।